हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 12th क्लास के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का चैप्टर है आपका अशोक के फूल। ठीक है बेटा, अशोक के फूल के अभ्यास प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। इसका चैप्टर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, तो इसकी संपूर्ण व्याख्या समझने के लिए आप इसका चैप्टर देख लें। ठीक है, और बाकी का मैं आज इसके अभ्यास प्रश्न आपको बताऊंगी। तो देख लेते हैं हम इसके अभ्यास प्रश्न। देखते हैं बेटा, इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न हम जान लेते हैं। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी, भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्ण भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, कोई नाम ही नहीं जानता था। परंतु परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश उस उस प्रवेश में नव वधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुस्कानमयी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ वह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसीन जनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कोमल कपोलों पर कड़ा वसंत के रूप में झूमता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को भी 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर ही फूट उठता था। अब हम जान लेते हैं बेटा इसके क्वेश्चन। तो देख लेते हैं, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका बेटा? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ बेटा आप कैसे लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है बेटा, एक बार फिर से देख लेते हैं इसका। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता है? तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप? अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में नव वधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा पाता है। आगे समझ में बेटा, अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में नव वधु के, यहां से लिखेंगे नव वधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा पाता है। हो गया क्लियर? समझ आ गया बेटा? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के पुष्प को कब साहित्य के सिंहासन से उतार दिया गया? तो अशोक के पुष्प को मुगल सल्तनत, यहां से देखेंगे मुसलमानी सल्तनत, ठीक है, मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के समय सिंहासन से उतार दिया गया था। आगे समझ में, अशोक के पुष्प को कब सिंहासन से उतार दिया गया था? अशोक के पुष्प को मुसलमानी सल्तनत के समय सिंहासन से उतार दिया गया था। आगे समझ में, मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ ही, ऐसे लिख दो, के साथ साथ ही सिंहासन से उतार दिया गया था। हो गया क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है? लेखक ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है? तो यहां से लिखेंगे इसका आंसर, भारतीय साहित्य में और इसीलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्मम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। आगे बेटा समझ में, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है बेटा, तो गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं। कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है। प्रस्तुत गद्यांश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि कालिदास के काव्यों में यह
जिस शोभा और सौकुमार्य को लेकर सौकुमार्य के भार को लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। प्रस्तुत गद्यांश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अशोक का पुष्प कालिदास के काव्य में, जब महाकवि संस्कृत के कवि कालिदास ने जब अपने काव्य में इस अशोक के पुष्प का वर्णन किया, उससे पहले यह जिस शोभा और कौमार्य के भार को लेकर प्रवेश किया था वह पहले कहाँ गया था, उससे पहले यह कहाँ था। उस प्रवेश में वह नववधू के गृह प्रवेश की भांति कालिदास के काव्य में शोभा को बढ़ाता है। उसकी गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। उस पुष्प की गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। आगे बेटा समझ में ये हो जाएगा आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। एक बार फिर से देख लो इसे। प्रस्तुत गद्यांश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि संस्कृत कवि कालिदास ने जब अपने काव्य में इस अशोक के पुष्प का जो वर्णन किया, और कालिदास के काव्य में यह अशोक का पुष्प जो शोभा और सुकुमारता को लेकर के प्रवेश करता है, उससे पहले यह पुष्प कहाँ था, अर्थात उससे पहले किसी कवि ने इस पुष्प के बारे में कोई वर्णन नहीं किया था। उस कालिदास के काव्य में यह पुष्प नववधू के गृह प्रवेश की भांति सुशोभित होता है। जिस प्रकार से नववधू विवाह के बाद घर में प्रवेश करती है, उसी तरह से यह पुष्प कालिदास के काव्य में प्रवेश करता है। इस पुष्प की गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। ठीक है बेटा, आगे समझ में। अगला देख लेते हैं। बेटा, इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है यह। यहाँ असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गईं, जिसे हम हिंदू नीति कहते हैं। वह अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी, न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है। आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है, सब क्या हमें मालूम है। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। हम इसके उपर्युक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो लिखोगे इसमें बेटा पाठ के लेखक का नाम, पहले डालोगे ब्लैक पेन से पाठ के लेखक का नाम और उसमें लिखोगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, उसके बाद डालोगे पाठ के शीर्षक का नाम, तो उसमें लिखोगे आप अशोक के फूल। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में कौन कौन सी जातियां आई, तो यहाँ लिखोगे आप भारत में, यहाँ से ले लोगे भारत में असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां आई। आ गया समझ में? कैसे लिखोगे? असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए और न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को किसकी संख्या दी है? तो रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र की संज्ञा दी है। आगे समझ में? रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को किसकी संज्ञा दी है? रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र की संज्ञा दी है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है? प्रस्तुत पद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है? तो यहाँ लिखोगे बेटा प्रस्तुत गद्यांश में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा भारतवर्ष के महामानव समुद्र व देश में अनेक जातियों के आने के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन, गद्य के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो
या फिर बेटा इसे ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है, तो इसे ऐसे लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश में अशोक की स्मृति परंपरा का वर्णन किया गया है। ठीक है बेटा, प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है, प्रस्तुत गद्यांश में स्मृति परंपरा का वर्णन किया गया है। आगे समझ में, ऐसे लिखोगे इस क्वेश्चन को, प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन किया गया है, प्रस्तुत गद्यांश में स्मृति परंपरा का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, रेखांकित गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें लिखोगे, प्रस्तुत गद्यांश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वह अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। अर्थात प्रस्तुत गद्यांश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि हमारे देश में अनेकों प्रकार की जातियों का आगमन हुआ। ठीक है, हमारे देश में असुर, आर्य, शक, हूण, नाग, यक्ष, गंधर्व आदि जातियां ने प्रवेश किया, जिसे हम हिंदू रीति रिवाज कहते हैं। भारतवर्ष और इन जातियों ने इस भारतवर्ष में अपना योगदान दिया, जिसे हम हिंदू रीति रिवाजी कहते हैं। वह अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी, न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर के हमारे सामने उपस्थित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला गद्यांश देख लेते हैं बेटा हम, देखते हैं बेटा, अगला देख लेते हैं बेटा। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रोंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्यों ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है, वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्गम जिजीविषा, जीने की इच्छा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान दिखाई दे रहा है बेटा। धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। ठीक है बेटा, अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुकी हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर ही लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों कहा गया है। तो ठीक है, मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम क्यों कहा गया है, तो इसे बेटा यहां से देखेंगे, यहां से देखो, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रोंदती चली आ रही है। आगे समझ में, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है क्योंकि वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रोंदती हुई चली आ रही है। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है बेटा, मनुष्य ने नई शक्ति किस चीज से अर्जित की है। तो मनुष्य ने नई शक्ति किस चीज से अर्जित की है, तो इसे देखते हैं बेटा, देख लेते हैं हम यहां से इसे। देखो, देखते हैं, संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। ठीक है, संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, देखते हैं बेटा इसे। मनुष्यों ने नई शक्ति किस चीज से अर्जित की है, तो मनुष्य ने नई शक्ति संघर्षों से अर्जित की है। आगे समझ में, मनुष्य ने नई शक्ति संघर्षों से अर्जित की है। अगला देखते हैं बेटा, दुर्दम और अनाहत शब्दों का अर्थ लिखिए। दुर्दम और अनाहत शब्दों का अर्थ लिखिए। दुर्दम शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, दुर्दम शब्द का अर्थ होगा जिसका दमन कठिनाइयों से हो।
आगे समझ में। दुर्दम, दुर्दम का अर्थ हो जाएगा जिसका दमन कठिनाइयों से किया जा सके, ठीक है। अनाहत, और अनाहत का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, जो आहत न हो, जो आहत न हो उसे कहेंगे अनाहत, आहत, ठीक है। अनाहत जो आहत ना हो उसे कहेंगे हम अनाहत। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो इसे हम देखते हैं बेटा, रेखांकित अंशों की व्याख्या। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, ठीक है। तो इसका अर्थ लिखेंगे बेटा, प्रस्तुत गद्यांश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मनुष्य की जीवनी शक्ति अत्यधिक निर्मम है, अत्यधिक निष्ठुर है, क्योंकि मनुष्य ने अपनी इस जीवन शक्ति को अत्यधिक संघर्षों के साथ प्राप्त किया है, ठीक है। अत्यधिक संघर्षों के साथ प्राप्त किया है, क्योंकि यह सभ्यता और संस्कृति के मोह को नष्ट करते हुए चली आ रही है। आगे समझ में। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निष्ठुर है, बड़ी कठोर है, क्योंकि यह सभ्यता और संस्कृति के मोह को रौंदते हुए चली आ रही है, नष्ट करते हुए चली आ रही है, और इस जीवनी शक्ति को मनुष्य ने अत्यधिक संघर्षों के साथ प्राप्त किया है। आगे समझ में। अगला, केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। तो यहाँ पे भी लिखेंगे बेटा, प्रस्तुत गद्यांश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि केवल मनुष्य की दुर्दम का अर्थ मैंने क्या बताया था बेटा, कि जिसका दमन न किया जा सके, ठीक है। तो केवल मनुष्य की ऐसी जीविका जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता, अर्थात उसे कहते हैं जीने की इच्छा, ठीक है। वह क्या होगी, जीने की इच्छा, ठीक है। जिजीविषा कहेंगे जीवन यापन, जीने की इच्छा रखने वाला, ठीक है। तो केवल मनुष्य की, प्रस्तुत गद्यांश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जिसका दमन कठिनाइयों से किया जा सके, ऐसी जीने की इच्छा रखने वाला मनुष्य ही है, ठीक है बेटा। अगला देखते हैं, अगला गद्यांश देख लेते हैं। मगर उदास होना भी बेकार है, मगर उदास होना भी बेकार है, अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला है। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति, यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती, और यदि वह न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सवेग धावन चल निकलता, तो बड़ा बुरा होता। हम पिस जाते, अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई, पूरी कहाँ बदली है, पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती में हंस रहा है। पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है, वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेजी से डूबती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी करती कहाँ, अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती से झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके हैं अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है, ठीक है बेटा। तो अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन, देख लेते हैं इसके क्वेश्चन देखते हैं बेटा। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा आप कर ही लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा चुकी हूं। अगला, पंडिताई किस प्रकार का बोझ है, तो इसे यहां लोग किसे लिखोगे, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है। पंडिताई भी एक बोझ है, वह जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेजी से डूबती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में किसकी विवेचना की गई है। प्रस्तुत गद्यांश में किसकी विवेचना की गई है, तो यहां पे लिखेंगे बेटा, प्रस्तुत गद्यांश में अशोक के फूल की विवेचना की गई है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किसकी मनोवृत्ति बदलने की बात कर रहा है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किसकी मनोवृत्ति बदलने की बात कर रहा है, तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक मनुष्य की मनोवृत्ति बदलने की बात
कर रहा है। आ गया बेटा समझ में? ये वाला क्वेश्चन आपका प्रस्तुत गद्यांश में किसकी विवेचना की गई है? तो प्रस्तुत गद्यांश में अशोक के पुष्प की, अशोक के फूल की विवेचना की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक किसकी मनोवृत्ति बदलने की बात कर रहा है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक मनुष्य की मनोवृत्ति बदलने की बात कर रहा है। आगे समझ में? अगला, रेखा गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत गद्यांश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि पंडिताई भी एक बोझ है। प्रस्तुत गद्यांश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि पंडिताई एक बोझ के समान है, यह जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। वह जितनी अत्यधिक भारी होती है, जितनी अधिक भारी होती है उतनी ही तेजी से मनुष्य को डुबो देती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है, जब वह हमारे जीवन का अंग बन जाती है तो वह सहज हो जाती है, सरल हो जाती है, तब वह हमारे लिए बोझ के समान नहीं रहती। आ गया समझ में? अगला देखते हैं बेटा, अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं, इतना समझ आ गया होगा बेटा। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से भी उसका स्वार्थ नहीं सदा, क्यों उसे वह याद रखती? सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अब देखते हैं बेटा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये क्वेश्चन बेटा आप कर ही लोगे। ठीक है बेटा, जो आपका ये क्वेश्चन आता है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, और बेटा आपका एक पाठ के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो बेटा ये क्वेश्चन तो आप अच्छे से तैयार कर ही लीजिए। ठीक है, ये तो गद्यांश में पूछे जाते हैं दोनों क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसका लिखेंगे बेटा, प्रस्तुत गद्यांश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार तो बहुत बड़ा भुलक्कड़ है, यह संसार भूलने वाला है, वह केवल उतना ही याद रखता है, यह संसार उसे ही याद रखता है जिससे इसके स्वार्थ की सिद्धि होती है, और अन्यथा यह सबको भूल जाता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाता है, अन्य बाकी जो है उसे यह छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। आगे समझ में? प्रस्तुत गद्यांश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार अत्यधिक भुलक्कड़ है, बहुत बड़ा भुलक्कड़ है, यह संसार अर्थात इस संसार का मनुष्य उसी को याद रखता है जिससे इसके स्वार्थ की सिद्धि होती है, जिससे इसका कार्य सिद्ध होता है, अन्यथा यह बाकी को फेंक करके आगे बढ़ जाता है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? अगला क्वेश्चन, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है? अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है? तो अशोक को विस्मृत करने का आधार मनुष्य को माना गया है, इस संसार के मनुष्यों को माना गया है। ठीक है बेटा, लेखक ने गद्यांश में किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है? तो इसका आंसर यहां से लिखोगे बेटा, लेखक ने स्वार्थी मनुष्य को, लेखक ने गद्यांश में किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है? तो इसका आंसर लिखोगे, केवल यह संसार केवल उतना ही याद रखता है जितने से उसका स्वार्थ सदता है। आगे समझ में? यह संसार केवल उतने को ही याद रखता है जितने से उसका स्वार्थ सदता है। हो गया क्लियर? समझ आ गया? अगला क्वेश्चन, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? तो स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है? देखो यहां से देखेंगे, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। आगे समझ में? संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। आगे देखते हैं बेटा, अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसंजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कड़ा वसंत के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। ठीक है बेटा, अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं।
प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका ये वाला क्वेश्चन बेटा आप कर ही लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तुत गद्यांश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि वह महादेव के मन का क्षोभ पैदा करता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करने वाला था। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मन में सीता का भ्रम पैदा करता था। और मनोजन्मा अर्थात कामदेव मां देवता अर्थात मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट पड़ता था। आगे समझ में। प्रस्तुत गद्यांश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जो अशोक का पुष्प है वह अशोक का पुष्प महादेव के मन में क्षोभ को उत्पन्न करने वाला था और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मन में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट पड़ता था। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का क्या उद्देश्य है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का क्या उद्देश्य है, तो इसे लिखेंगे बेटा। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का क्या उद्देश्य है, तो इसके आंसर में लिखोगे बेटा, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अशोक के पुष्प का अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन किया है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अशोक के पुष्प का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। यहाँ लेखक कहना चाहता है कि साहित्यकारों ने मुख्य रूप से संस्कृत के महान कवि कालिदास ने अशोक के फूल का जो मादक पूर्ण वर्णन किया है ऐसा किसी अन्य ने नहीं किया है। आगे समझ में, एक बार फिर से बेटा इसे समझ लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का क्या उद्देश्य है, तो इसका आंसर लिखोगे बेटा, एक बार फिर से ठीक से समझ लो। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अशोक के पुष्प का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। यहाँ लेखक कहना चाहता है कि साहित्यकारों ने मुख्य रूप से संस्कृत के कवि कालिदास ने अशोक के पुष्प का मादकतापूर्ण वर्णन किया है। ठीक है, मादकतापूर्ण वर्णन किया है, ऐसा किसी अन्य कवि ने नहीं किया है। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। अगला देखते हैं बेटा क्वेश्चन, किस पुष्प की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती हैं, तो यहाँ लिखोगे बेटा, अशोक के पुष्प की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती हैं। एक बार फिर से देख लो बेटा, किस पुष्प की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती हैं, तो अशोक के फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती हैं। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। संस्कृत के किस कवि ने अशोक को अपने साहित्य में स्थान दिया, ये मैंने बेटा अभी आपको बताया था कि संस्कृत के किस कवि ने अशोक को अपने साहित्य में स्थान दिया है, तो संस्कृत के कवि कालिदास ने अशोक को अपने साहित्य में स्थान दिया है। आगे समझ में। संस्कृत कवि कालिदास ने अशोक को अपने साहित्य में स्थान दिया है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं, अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वह विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृति रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। संतान कामनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने भूत भैरवों ने काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया। ठीक है बेटा, अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। इसके क्वेश्चन जानेंगे बेटा हम। देखते हैं, सामंत सभ्यता की परिष्कृति रुचि का प्रतीक कौन है, तो अभी मैंने देखो बेटा आपको समझाया था ये क्वेश्चन। देखते हैं बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ देखते हैं,
अभी अभी मैंने आपको बताया था सामंत सभ्यता। देखो अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर है, जितना रहस्यमयी है अलंकार, देखो यहाँ है ये सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। कौन? अशोक। ठीक है बेटा, तो इसका क्या आंसर लिखोगे बेटा? अशोक का वृक्ष। ठीक है, तो सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? अशोक का वृक्ष। ठीक है बेटा, देखो ये लिखा हुआ है आपका, देखते हैं बेटा यहां से। अशोक का वृक्ष, अशोक का वृक्ष सामंत, अशोक का वृक्ष सामंत सभ्यता की रुचि का प्रतीक है। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? अशोक का वृक्ष सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है, या ऐसे लिखोगे सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक अशोक का वृक्ष है। ठीक है बेटा, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी? लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी? तो इसके आंसर में क्या लिखोगे बेटा? लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्ध हुआ था। आ गया समझ में? लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, आज उस सामंती सभ्यता की क्या स्थिति है? आज उस सामंती सभ्यता की क्या स्थिति है? तो यहां से देखेंगे, यहां से देख लेते हैं बेटा इसे, इसका आंसर यहां से मिल जाएगा आपको। वह वे सामंत उखड़ गए, समाज रह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। आगे समझ में? यहां तक लेंगे, वह सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं बेटा, देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि बेसामंत उखड़ गए, समाज के बेसामंत उखड़ गए और समाज ढह गए और मदनोत्सव की वह धूमधाम समाप्त हो गई। संतान कामिनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं के वरदान प्राप्त होने लगे। ठीक है बेटा, आगे समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ का शीर्षक तथा लेखक का नामोल्लेख कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा आप कर ही लोगे, ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार बता चुकी हूं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। लास्ट पैराग्राफ है बेटा आपका। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद बैरागियों की पलटनें खड़ी की थीं। असल में मार मदन का नामांतर है। कैसा मधुकर और मोहक साहित्य तो उन्होंने दिया, पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता और वैराग्य प्रबल धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्ण धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों में सदन देवता ने आसन पाया। वह एक अजीब आंधी थी। इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्वपरायणाम योगश्च भोगश्च करस्त एव की महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अविचार में सहायता दी। मैं अचरज से उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो अब इसके हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इसके बेटा हम कैसे करेंगे, देखते हैं। बोधिसत्वों का शिरोमणि कौन बन गया? तो बोधिसत्वों का शिरोमणि कौन बन गया? तो यहां से देखते हैं। पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा? बोधिसत्वों का शिरोमणि कौन बन गया? तो बोधिसत्वों का शिरोमणि यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता। ठीक है,
यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। आगे समझ में। मार शब्द किसका पर्यायवाची है? तो यहां देखते हैं बेटा, मार, मार शब्द किसका? मार मदन का ही नामांतर है। तो मार शब्द किसका पर्यायवाची है? मदन का। ठीक है। अगला बोधिसत्व। बोधिसत्व वैसे बेटा जो मार है, मार शब्द क्या होगा? क्षति। क्षति इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? क्षति या नुकसान। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर इसका पर्यायवाची दिया गया है। असल में मार मदन का ही नामांतर है। नामांतर यानी कि उसका पर्यायवाची। ठीक है। तो यहाँ पर इसका लिखोगे मार का पर्यायवाची मदन। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन, बोधिसत्व और अविचार शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बोधिसत्व, बोधिसत्व का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? जागृति, जागृति होना। ठीक है। या ज्ञान का उदय होना। ठीक है। बोधिसत्व का अर्थ क्या हो गया? जागृति या ज्ञान का उदय। और अविचार, अविचार का क्या अर्थ हो जाएगा? अविचार का अर्थ होगा बेटा अनुष्ठान। आगे समझ में। अविचार का अर्थ क्या हो जाएगा? अनुष्ठान। आगे देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तुत गद्यांश में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि श्री सुंदरी साधन तत्वपरायणम योगश्च भोगश्च करस्त एव की महिमा योग साधना से प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प के मनमोहक अशोक ने अविचार में सहायता प्रदान की मैं अचरज से उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूं। आगे समझ में। अगला देखते हैं, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा आप कर ही लोगे। ठीक है। तो ये था बेटा आपका चैप्टर अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत अशोक के फूल चैप्टर के अभ्यास प्रश्न। ठीक है बेटा। बेटा ये चैप्टर आपका बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है बेटा। तो इस चैप्टर को आप एक बार जरूर पढ़ लें और इसके अभ्यास प्रश्न आप जरूर देख लें। तो बेटा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।